हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल द एच क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 महाजनपदास से। हमने पहले पिछले वीडियो में जनपदास तक कर लिया था। अब हम शुरू करने वाले हैं महाजनपदास। महाजनपदास क्या होते हैं? जो कुछ जनपदा ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनते जाते हैं और बाकी जनपदाओं से, तो उन्हें महाजनपदास कहने लग जाते हैं। सम ऑफ दीज आर शोन ऑन दिस मैप। तो ये जो मैप है इस पे कुछ महाजनपदास और जनपदास दिए गए हैं, जैसे कि हस्तिनापुर और दिल्ली में यहाँ पर टैक्सिला, एक वैशाली, वाजी, मगधा, राजगृह, ऐसे उज्जैन, ये सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। तो फोर्ट्स मतलब कि किले बनवाए जाते थे क्योंकि जो किंग्स थे उन्हें ये डर लगा रहता था कि बाहर से दूसरे देशों से या दूसरे राज्यों से उन पर अटैक हो सकता है, तो प्रोटेक्शन के लिए वो बहुत ऊंची ऊंची दीवारों वाले जो है फोर्ट्स मतलब किले बनवाया करते थे। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज, टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज़। तो वो किले इसलिए भी बनवाते थे क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पावर है, तो इसलिए वो बहुत बड़े बड़े और बहुत ऊंचे ऊंचे और इम्प्रेसिव दीवारों वाली cities में रहते हैं। Also in this way the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king। तो land को भी और fortified area को भी बहुत अच्छे से वो कंट्रोल कर सकते थे जो किंग्स थे। Building such huge walls required a great deal of planning। ये जब walls बनानी पड़ती थी बड़ी बड़ी huge, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा उनको प्लानिंग करनी पड़ती थी पहले से कि कौन सी ईंटें लाई जाएंगी, कौन से तरह का सीमेंट लगेगा, कौन से तरह का वहाँ पर मसालों को यूज़ किया जाएगा, जो सीमेंट वाले मसाले होते हैं, और कितनी ऊंची बनेगी दीवार, कितने उसमें कौन से एंगल्स होंगे, वो सारी प्लानिंग। थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन हैड टू बी प्रिपेयर्ड। हज़ारों की संख्या में ईंटों को प्रिपेयर करना पड़ता था, ईंटें बनवानी पड़ती थी। दिस इन टर्न मेंट एनॉर्मस लेबर, मतलब बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए होती थी। प्रोवाइडेड पॉसिबली बाय थाउजेंड्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो लेबर के रूप में किसको लाया जाता था? हज़ारों की संख्या में आदमियों, औरतों और बच्चों को वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया जाता था एक लेबर के रूप में, ताकि वो वहाँ पर काम कर सकें। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस। तो रिसोर्सेज का भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता था, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लेबर को काम करवाया जाता था लेबर से। द न्यू राजाज नाउ बिगैन मेंटेनिंग आर्मीज। जो नए राजा थे वो अब आर्मीज को भी मेंटेन करना शुरू कर चुके थे। सोल्जर्स को रेगुलर सैलरीज मिलने लगी थी जो किंग मेंटेन करके रखता था पूरे साल। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो कुछ जो पेमेंट्स होती थी वो पंच मार्क्ड कॉइन्स, एक अलग टाइप के कॉइन्स होते थे, उनका नाम था पंच मार्क्ड कॉइन्स, उनके द्वारा दी जाती थी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है टैक्सेस। कितने तरह के टैक्सेस होते थे वहाँ पर और कैसे इनको कलेक्ट किया जाता था। एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स। एक तो वो क्या कर रहे थे, जो महाजनपदास के रूलर्स थे वो बड़े बड़े किले बना रहे थे, और दूसरी बात क्या कर रहे थे, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज बना रहे थे, उनको मेंटेन कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों के लिए उन्हें क्या चाहिए थे? रिसोर्सेज चाहिए थे बहुत ज़्यादा, इसलिए एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दीज। अब ये रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियल्स भी चाहिए थे, मतलब कि ऑफिसर्स भी चाहिए थे। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स ब्रॉट बाय पीपल एज इन द केस ऑफ द राजा ऑफ द जनपदास, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। तो वो जो गिफ्ट्स लाते थे लोग, उन पर डिपेंडेंट ना हो करके वो लोगों से टैक्सेस वसूल करना ही उन्होंने शुरू कर दिया था। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो क्रॉप्स पर टैक्स लगता था वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हैवी होता था। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता था क्योंकि वहाँ पर बहुत हज़ारों की संख्या में जो लोग थे वो ज़्यादातर फार्मर्स ही थे।
Usually the tax was fixed at 1/6 of what was produced. This was known as bagha or भाग और शेयर। तो इस टैक्स का नाम होता था भाग या फिर शेयर। तो जितना भी उनका प्रोड्यूस होता था, फॉर एग्जांपल उन्होंने 100 रुपये अगर कमाए तो उसका 1/6 उसको 1/6 से डिवाइड करके उसका 6th पार्ट उनको राजा को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट्स पर्सन्स एज वेल। तो फार्मर्स के ऊपर ही नहीं, वो क्राफ्ट्स पर्सन्स के ऊपर भी होते थे टैक्सेस। दीज कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, वो लेबर की फॉर्म में होते थे। जैसे कि जो भाग होता था या शेयर होता था वो मनी की फॉर्म में होता था, वैसे ही जो क्राफ्ट्स पर्सन्स वाला टैक्स होता था वो लेबर की फॉर्म में होता था। फॉर एग्जाम्पल अ वीवर और अ स्मिथ मे हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि शायद अगर ऐसा होता कि एक वीवर है या स्मिथ है, उसको एक दिन के लिए हर महीने में एक दिन उसको अपने राजा के लिए ही काम करना होगा, ये उसके लिए टैक्स के रूप में उसको भरना पड़ता था। हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। तो हर्डर्स मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह अपने एनिमल्स को रियर करते हुए घूमते रहते हैं, उन्हें हर्डर्स कहते थे। उन्हें भी टैक्स पे करना होता था, किस फॉर्म में? अपने एनिमल्स को देकर अपने राजाओं को एनिमल्स दे देते थे या तो वो, या फिर वो एनिमल प्रोड्यूस जैसे कि दूध, दही, मक्खन, घी आदि, और या फिर उनका मीट, तो वह वो देकर या स्किन, एनिमल स्किन को देकर वो वहाँ पर उन्हें टैक्स के रूप में पे कर सकते थे। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। जो ट्रेड, जिन गुड्स की ट्रेडिंग होती थी उन पर भी टैक्स होता था। उन पर भी कुछ परसेंट का टैक्स होता था कि अगर उनको 100 रुपये की कमाई है तो उनका 10% या 15% उन्हें राजा को देना पड़ता था। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। तो जो हंटर्स और गैदरर्स होते थे उनको भी अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे कि रेजिन्स, मतलब जो वहाँ पर फॉरेस्ट में से वो कलेक्ट करते थे फ्रूट्स और फ्लावर्स, वो राजा को देने पड़ते थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस इन एग्रीकल्चर। देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। जो चेंजेस थे वो 2 तरह के थे, जो मेन चेंजेस है। वन वॉज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लोशेयर्स। एक तो आयरन प्लोशेयर्स का यूज़ जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दिस meant that heavy clay soil could be turned over better than with a wooden plowshare, so that more grain could be produced. तो इससे क्या होता था, आयरन प्लोशेयर से मतलब कि आयरन के जो हल चलाने लग गए थे उससे क्या होता था, हैवी और क्लेई सॉइल जो होती थी उसको भी टर्न ओवर कर दिया जाता था। मतलब नीचे की जो फर्टाइल सॉइल होती थी उसको ऊपर लाने में इसमें बहुत मददगार होता था और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन की प्रोडक्शन हो पाती थी। एक तो रिफॉर्म ये था। और सेकंड जो रिफॉर्म था, सेकंड जो मेन चेंज था वो था पीपल बिगैन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। मतलब कि पैडी का जो क्रॉप होता है उसको ट्रांसप्लांट करना लोगों ने शुरू कर दिया था। दिस meant that instead of scattering seed on the ground from which plants would sprout, saplings were grown and then planted in the fields. अब इसमें क्या होता था कि सीड्स को सीधा ज़मीन में फेंकने की जगह, जहाँ पर वो खुद स्प्राउट हो, उसकी जगह पर पहले उनको थोड़ा छोटा छोटा पौधे को उगा लिया जाता था, फिर उन पौधों को मिट्टी में जाकर दबा दिया जाता था। जैसे कि आपको पिक्चर्स में भी कई बार देखने को मिलता है कि वो बहुत बड़ा खड़ा पानी होता है और उसमें लोग जाकर के छोटे छोटे घास जैसे दिखने वाले पौधों को मिट्टी में दबा रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मेनी मोर प्लांट्स सर्वाइव्ड। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई क्योंकि इससे प्लांट्स की जो सर्वाइवल रेट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हाउएवर इट वाज बैक ब्रेकिंग वर्क, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बैक ब्रेकिंग वर्क था, मतलब मेहनत वाला काम था। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, हार्ड वर्क लगता था। जनरली स्लेव मैन एंड वेमेन, दासाज एंड दासीज एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, कामकाराज हैड टू डू दिस वर्क। तो ये सारा जो काम था ये या तो दास या दासियों से, मतलब कि स्लेव मैन एंड वेमेन से, या फिर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, मतलब कि जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं लेकिन उनके पास लैंड नहीं है, वो किसी और के लैंड पर काम करते हैं, उन्हें कामकाराज कहा जाता था, उनसे ये काम करवाया जाता था।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लोजर लुक मगध। मगध became the most important महाजनपदा in about 200 years। तो 200 सालों के टाइम स्पैन में महाजनपदा जो सबसे इम्पोर्टेंट बनता गया वो था मगध। Many rivers such as the गंगा एंड सोन flowed through मगध। बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट रिवर्स थी जैसे कि गंगा, सोन, वो मगध से फ्लो करती हुई जाती थी। दिस वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज, मेकिंग द लैंड फर्टाइल। तो ये तीन तरह से इम्पोर्टेंट था, एक तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वाटर सप्लाईज के लिए और मेकिंग लैंड फर्टाइल करने के लिए, लैंड को फर्टाइल बनाने के लिए। पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड। मगध के जो पार्ट्स थे वो उनको फॉरेस्टेड किया जाता था, वहाँ पर फॉरेस्ट्स को उगाया जाता था। Elephants which lived in the forest could be captured and trained for the army। जो एलिफेंट्स फॉरेस्ट में पाए जाते थे उनको कैप्चर कर लिया जाता था, फिर उनको आर्मी के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी और उनको आर्मी में भर्ती कर लिया जाता था। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, कार्स एंड चैरियट्स। जो फॉरेस्ट से उनसे वुड को भी गेन किया जाता था, जहाँ से उन्हें हाउसेज को बिल्ड करने में, कार्स, चैरियट्स को बिल्ड करने में मदद मिल जाती थी। Besides, there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons। तो इसके अलावा क्या होता था, आयरन ओर की माइंस होती थी रीजन में, जिसको वहाँ पर आयरन ओर जहाँ से निकाल लिया जाता था, जिससे स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी। मगध हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर्स। अब मगध में 2 बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर्स थे, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, बिंबिसार और अजातशत्रु। इनके आपकी जैसी भी प्रोनाउंसिएशन हो आप कर सकते हैं, इनके आपको नाम याद होना चाहिए। Who used all possible means to conquer other जनपदास। तो ये जनपदास को, जो छोटे छोटे जनपदास होते थे, उन्हें कॉन्कर करने के लिए, उन्हें कैप्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है हर तरह का जो पॉसिबल काम होता था उन्हें अपनाते थे। महापद्मनंदा वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर। इनके अलावा एक तीसरा रूलर था जिसका नाम था महापद्मनंदा। He extended his control up to the northwest part of the subcontinent। अब सबकॉन्टिनेंट मतलब कि इंडिया की बात हो रही है। इंडिया में जो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है, नॉर्थ मतलब कि जो जम्मू एंड कश्मीर, एंड वेस्ट मतलब पंजाब एंड हरियाणा साइड, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। राजगृह, प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। तो अब जिसे राजगीर कहा जाता है, पहले राजगृह कहा जाता था, जो हमने मैप में भी देखा, वो बिहार में है, वो पहले मगध का बहुत सालों तक कैपिटल भी रहा। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना। अब जिसे पटना कहा जाता है उसे पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, वहाँ पर मगध के कैपिटल को बाद में शिफ्ट कर दिया गया था। More than 2300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia and Europe, wanted to become a world conqueror। 2300 साल से भी ज़्यादा पहले एक रूलर का नाम था अलेक्जेंडर, जो मैसेडोनिया, यूरोप में रहता था। वो पूरे वर्ल्ड पर राज करना चाहता था। ऑफ कोर्स ही डिडंट कॉन्कर द वर्ल्ड, बट ही कॉन्कर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया एंड केम टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ ब्यास। तो ऑफ कोर्स वो पूरे वर्ल्ड को तो कॉन्कर मतलब कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन वो इजिप्ट और वेस्ट एशिया के पार्ट्स को कैप्चर जरूर कर पाया। फिर वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आया और फिर ब्यास के आसपास के जगहों को उसने कॉन्कर किया। When he wanted to march further eastwards, his soldiers refused। तो वो जब और आगे जाना चाहता था, और ईस्टवर्ड्स मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और आगे जाना चाहता था, तो उसके जो सोल्जर्स थे उन्होंने मना कर दिया। They were scared as they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants। जो सोल्जर्स थे वो उन्होंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो डर गए थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना हुआ था कि जो इंडिया के रूलर्स थे उनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी आर्मीज़ थी, जिनमें फुट सोल्जर्स मतलब पैदल चलने वाले जो सोल्जर्स थे वो शामिल थे, चैरियट्स थे मतलब घोड़े पे घोड़सवार थे, और एलिफेंट्स थे उनकी आर्मीज़ में। फिर हम चलते हैं वाजी के ऊपर। अ क्लोजर लुक वाजी। While Magad became a powerful kingdom, Vaji with its capital at Vaishali, Bihar, was under a different form of government known as Gana और संघ। अब वो वहाँ पर वाजी की बात हो रही है कि वो भी मगध की कैपिटल मानी गई थी, वैशाली में, बिहार में। तो
वहाँ पर जो एक अलग तरह की गवर्नमेंट थी जिसे गाना या संघ कहा जाता था, गण या संघ। अब इसका हम मीनिंग देख लेते हैं। गण का मतलब क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैज़ मैनी मेंबर्स। अब एक ग्रुप के बारे में कहा जा रहा है कि गण एक बहुत बड़ा, एक छोटा सा ग्रुप होता था जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते थे, वो गवर्नमेंट चलाते थे। या फिर संघ एक ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन को कहा जाता था। इन अ गण और संघ देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स, समटाइम्स इवन when thousands of men ruled together, each one was known as a raja. तो इसमें बहुत सारे रूलर्स होते थे। ये छोटा ग्रुप नहीं होता था, ये बहुत बड़ा ग्रुप होता था। और कई बार तो ये हज़ारों की संख्या में भी हो जाते थे और 100 की संख्या में भी हो जाते थे। तो सबको ही राजा कहा जाता था, हर एक को, जो भी इस ग्रुप में होता था। दीज राजाज परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर। तो ये जो राजा थे, ये रिचुअल्स मतलब जो रीति रिवाज थे, उन्हें एक साथ ही परफॉर्म किया करते थे। दे ऑल्सो met in assemblies and decided what had to be done and how through discussion and debate. तो वो मिलते थे असेंबलीज में और ये डिसीजन लेते थे कि कैसे क्या चीज़ होनी चाहिए, डिस्कशन और डिबेट के द्वारा। बोथ द बुद्ध एंड महावीरा अबाउट whom you will read in chapter 7, जो बुद्ध थे और महावीरा थे वो भी गण और संघ से ही बिलोंग करते थे। Some of the most vivid descriptions of the life in संघ can be found in the Buddhist books. तो बुद्धिस्ट के बुक्स में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राइड टू कॉन्कर द संघास। जो पावरफुल किंगडम्स के राजाज होते थे वो सीधा ये सोचते थे कि संघास कोई कैप्चर कर लो। जो संघास मतलब जो रूलर्स बनते हैं उन्हीं कोई कैप्चर कर लो तो पूरा देश ही हमारे कब्जे में आ जाएगा। नेवरदलेस these lasted for a very long time till about 1500 years ago when the last of the Ganas or Sanghas were conquered by the Gupta rulers about whom you will read in chapter 11. तो ये जो है ख़त्म हो जाते हैं। अब आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पर जो है elsewhere. Around 2500 years ago, the people of Athens set up a form of government which was called a democracy, which lasted for about 200 years. तो करीब 2500 साल पहले एक तरह की नई गवर्नमेंट आई जिसे डेमोक्रेसी कहा जाता है, जिस गवर्नमेंट के अंडर हम अभी भी बैठे हैं, जो करीब 200 साल तक चली। ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 वर रिकग्नाइज्ड एज फुल सिटीजन्स। जो भी लोग 30 साल से ऊपर की उम्र के होते थे उन्हें फुल सिटीजन्स का दर्जा दिया जाता था। देयर वॉज एन असेंबली दैट मेट एटलीस्ट 40 times a year to decide on important matters. तो एक असेंबली होती थी जो पूरे साल में कम से कम 40 बार मिलती थी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए। ऑल सिटीजन्स कुड अटेंड दोज मीटिंग्स। तो जो मीटिंग्स होती थी उन मीटिंग्स को सारे फुल सिटीजन्स जो थे वो अटेंड कर सकते थे, जो भी 30 से ऊपर की उम्र के होते थे, जो मेन होते थे। अपॉइंटमेंट्स फॉर मैनी पोजीशंस वर मेड थ्रू लॉटरी. All those who wanted to be chosen gave in their names and then some were selected through lottery. तो इसमें लॉटरी मेथड होता था, चिट्स रख दी जाती थी, जिसका नाम निकलता था वो रूलर बन जाता था, या फिर वो बहुत सारी जो पोजीशंस होती थी वो वहाँ पर सिलेक्ट हो जाता था। सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड द नेवी. जो सिटीजन्स होते थे उनसे ऐसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती थी, उम्मीद रखी जाती थी कि वो आर्मी और नेवी में सर्व करेंगे, मतलब उसमें अपनी सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। However, women were not considered citizens, तो women को तो citizens ही नहीं समझा जाता था. Also, many foreigners who lived and worked in Athens as merchants and craftspersons did not have rights as citizens. तो ये था हमारा चैप्टर. Thank you for watching the video. Please subscribe my channel.